हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आरजेएस मेंस 2024 आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने वाले हैं और आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये क्वेरी रहती है कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है। प्री के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मेंस में प्रॉपर आंसर राइटिंग कैसे हो। इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस कवर किए हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको ये बताने वाला हूं कि अगर सीपीसी में से क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी आंसर राइटिंग की प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताने से पहले यह बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपने स्किल को इंप्रूव करना है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा। आप अगर किसी भी सक्सेसफुल आरजेएस एस्पिरेंट से पूछेंगे तो वो आपको यही एडवाइस देंगे कि उन्होंने प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी प्रॉपर प्रिपरेशन की थी। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्री के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब बात आती है मेंस की तो मेंस के लिए उनके पास अलग से कोई प्लान नहीं होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट हैव ए प्लान फॉर मेंस। और मेंस में आंसर राइटिंग कैसे की जाए ये बताने के लिए मैं आपके लिए आज कुछ सीपीसी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस को देखकर ये सोचिए कि क्या इनके आंसर्स आपको स्ट्राइक हो रहे हैं क्या, और अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको स्ट्राइक हो रहे हैं तो आप उस आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखिए, किसी भी आंसर को लिखने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेलेवेंट क्वेश्चन में अगर सीपीसी की बात हो रही है तो रेलेवेंट सेक्शन कौन सा है, रेलेवेंट ऑर्डर कौन सा है, रूल नंबर कौन सा है। दूसरा, उसमें रेलेवेंट केस लॉ कौन सा हम यूज कर सकते हैं। और तीसरा, हमें एक प्रॉपर कंक्लूजन उस क्वेश्चन का देना होता है। तो इसको बताने के लिए यहां पे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर हम इसके आंसर को प्रॉपर्ली रीड करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि क्वेश्चन आंसर का पैटर्न क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है, वाद की पहली सुनवाई में न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों पर संक्षेप में चर्चा करें। ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन देखा है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द आंसर कि हमें यहाँ पे आंसर में क्या सोचना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा एक क्वेश्चन आपको पता है प्री में भी आया था, और वो क्वेश्चन इस बारे में था कि किसी भी केस की फर्स्ट हियरिंग जो है वो कब होती है। यहां हमने जो क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो फर्स्ट पॉइंट हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, दैट इज ऑर्डर नंबर 10। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सीपीसी के ऑर्डर नंबर 10 से पूछा गया है। ये बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बारे में, और जब कोर्ट यहाँ पे पार्टीज को एग्जामिन करता है उसके बाद कोर्ट इसके थ्रू इश्यूज को फ्रेम करता है, जिसके बारे में हम लोग ऑर्डर नंबर 14 में बात करते हैं। तो ऑर्डर नंबर 10 के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑर्डर नंबर 10 में तो बात हम एडीआर के बारे में भी करते हैं। सो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेक्शन नंबर 89, और पार्टीज के बीच में एग्जैक्टली इशू क्या है इसी के बारे में सेक्शन नंबर 10 बात करता है। इसी के बारे में ऑर्डर नंबर 10 जो है वो बात करता है। इसी के साथ साथ ऑर्डर नंबर 10 हमें यह भी बताता है कि यहाँ पे जो कोर्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो दोनों पार्टीज के जो काउंसिल्स होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उनको ओरली भी एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर एक क्वेश्चन जो है ये हमारे सामने है, और इसका आंसर हमें इस तरीके से स्ट्राइक हो रहा है। तो अब हमें जब इसका आंसर फ्रेम करना होगा तो आंसर फ्रेम करते समय हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में हम ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले ऑर्डर के बारे में बताया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कैसे बनेगा, संहिता का आदेश 10 न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा से संबंधित है, और नियम 1 में यह प्रावधान है कि वाद की पहली सुनवाई में न्यायालय पक्षकारों द्वारा उनके अभिवचनों में निहित, यानी कि जो उन्होंने अपनी प्लीडिंग में रिटर्न स्टेटमेंट में जो बातें कही है उनको अभिलिखित करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए एक जजमेंट है, तो हम जजमेंट को भी क्या कर देंगे, जजमेंट को भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं, और जजमेंट को कोट करके हम उसके बारे में और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। सो ऑर्डर नंबर 10 जैसे कि हमें बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, एंड रूल 1 यहाँ पे बात करता है कि किसी भी फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट में कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा एडमिशन और डिनायल बाय द पार्टीज एनी एलिज्ड फैक्ट कंटेन इन देयर प्लीडिंग। यहाँ पे हमने रेलेवेंट केस लॉ का नाम दे दिया, और रेलेवेंट केस लॉ के साथ साथ यहाँ पे हमने रूल नंबर 1 को भी क्या कर दिया, अब यहाँ पे हमने रूल नंबर 1 को भी कोट कर दिया। अब हमें यह देखना है कि इस क्वेश्चन में, अब हमने देखिए क्वेश्चन की शुरुआत किससे करी है। हमने जब क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत करी तो हमने स्टार्टिंग करी किससे,
ऑर्डर नंबर से हमने स्टार्टिंग की। ऑर्डर नंबर के साथ साथ में हमने रूल नंबर को कोट कर दिया और रूल नंबर के साथ हमने रेलेवेंट केस लॉ के बारे में बता दिया। इससे आपका ये एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि आपको ये पता है कि जो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो सीपीसीके से किस पोर्शन से पूछा गया है। ये सिर्फ सीपीसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, जो बाकी सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं उनमें से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सबसे पहले यही कोट करना है। आपको ये बताना है कि मुझे पता है कि क्वेश्चन जो है वो किस एरिया से पूछा गया है। सो मेरे पास उस प्रॉपर मुझे पता है कि ये इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, ये रेलेवेंट सेक्शन या ऑर्डर नंबर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब इसके साथ में देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हियरिंग के बारे में, तो फर्स्ट हियरिंग के बारे में लिखा हुआ है तो आप सब लोगों को पता है कि सीपीसी में एग्जैक्टली तो कहीं डिफाइंड है ही नहीं। सीपीसी के किसी भी सेक्शन में एग्जैक्टली डिफाइंड है ही नहीं कि फर्स्ट हियरिंग कब होती है। लेकिन जब हम ऑर्डर नंबर 10 के बारे में बात करते हैं तो ऑर्डर नंबर 10 जो कि बेसिकली केस मैनेजमेंट हियरिंग के लिए ही होती है, क्योंकि ऑर्डर नंबर 9 में पार्टीज अब कोर्ट में अपीयर हो चुकी हैं और अगर अपीयर नहीं होती तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ऑर्डर नंबर 9 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई रेलेवेंट केस लॉ है जो कि परिभाषित, जो कि बताता है कि बेसिकली फर्स्ट हियरिंग क्या होती है, तो हम फर्स्ट हियरिंग के बारे में यहाँ पे रेलेवेंट केस लॉ कोट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आपको रेलेवेंट केस लॉस के बारे में नहीं पता है तो प्लीज इसके लिए आपको क्या करना है, अपने एक प्रॉपर सेपरेट नोट्स इसके लिए आपको बनाने हैं, जिसमें कि आपको सीपीसी के टॉप 100, टॉप 150 आपको लगता है, या आपको लगता है कि ये टॉप 50 केसेस हैं सीपीसी के जो आपके पास में होने चाहिए, तो आप उनका प्रॉपर एक केस समरी का रजिस्टर जो है वो बना सकते हो। जब आप ये केस समरी का रजिस्टर बनाओगे, इससे आपको इस बारे में क्लियरिटी होगी कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाला केस लॉ मैं कोट कर सकता हूं। तो ज्यादा मैं आपको जजमेंट नहीं बोल रहा, बट फिर भी अगर आप अपना जजमेंट का एक अलग से प्रॉपर नोट रजिस्टर बनाएंगे या किसी नोटबुक में बनाएंगे तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। स्पेशली ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मेजर लॉज हैं, तो मेजर लॉज के लिए आपके पास में एक पूरा केस लॉ का बैंक जो है वो होना चाहिए, क्योंकि वो आपको स्ट्राइक करेगा और तभी आप अपने आंसर्स में उन केस लॉज को कोट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अब देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, 2-3 पैराग्राफ बनाकर अपने आंसर को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब जैसे कि वैकल्पिक वाद समाधान का जिक्र है, रेफरिंग टू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो अगर अब ये पूरा का पूरा यहां पे आपको बताना है किसके बारे में, सेक्शन नंबर 89 आ गया है, उसके बाद में आपको रूल नंबर 1A, रूल नंबर 1A से लेकर रूल नंबर 1C, इनको आपको कोट करना है। साथ में अगर आपको ये पता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोविजन किसी अमेंडमेंट से ऐड हुआ है तो इसके ऊपर आपको स्पेशल ध्यान देना है, आपको उसको कोट करना है कि ये वाला प्रोविजन जो है ये ओरिजिनली सीपीसी में नहीं था, इसको अमेंडमेंट में ऐड किया गया। देखिए ये एक लाइन एडिशनल ऐड करने से ना ज्यादा, राइट, एक लाइन ऐड अगर आप कर देंगे तो उससे आपका एक ज्यादा बेटर इंप्रेशन क्रिएट होता है कि आपको ये पता है कि अच्छा ये वाला जो पोर्शन में लिख रहा हूं ये एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट था। आपने रेलेवेंट सेक्शन को बताया, आपने रेलेवेंट ऑर्डर को बताया, इसके साथ साथ में आपको लगता है कि यहाँ पे कोई केस लॉ एप्लीकेबल होता है, आपने केस लॉ को भी बताया, और अगर आपको इतना भी पता है कि ये अमेंडमेंट ऐड हुआ था और अगर आपने वहां पे उस अमेंडमेंट एक्ट को भी कोट कर दिया, तो ये आपका जो एक आंसर है ये एक प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट और एक एनालिटिकल आंसर आपका बन जाएगा। इससे आपका जो आंसर है वो बाकी लोगों से बेहतर बनता है। लेकिन ये सारी स्किल कैसे इंप्रूव होगी, ये प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी। तो आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे आपको आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना है। अगर आप आरजेएस मेंस का एग्जाम अभी दे रहे हैं तो भी आपको इसके ऊपर ज्यादा काम करना होगा इनफैक्ट, और अगर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं जुडिशरी के लिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर राइटिंग के पैटर्न को फॉलो करना होगा। आपको अपने लिए क्वेश्चंस चूज करने होंगे और उसके बाद आपको बिना देखे उनके आंसर्स को प्रॉपर्ली मेंशन करना होगा। जैसे कि ये मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूं ये ऑर्डर नंबर 10 के ऊपर है। तो ऑर्डर नंबर 10 के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन जो है वो किसके बारे में है, ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। तो ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी से क्वेश्चन है और आपको पता है कि यहाँ पे सीपीसी का ऑर्डर नंबर 10 एप्लीकेबल होगा। तो ऑर्डर नंबर 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उसका आंसर कर सकते हैं कि कोर्ट जो है वो एग्जामिन कर सकता है ओरली एनी पार्टी प्रेजेंट इन द कोर्ट और अपीयरिंग इन पर्सन और इज प्लीडर इन ऑर्डर टू elucidate any matter in dispute. The court may also examine the companion such party or pleader. तो कोर्ट के पास में यह एग्जामिन करने का राइट है। कोर्ट यहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन पार्टीज का भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ में कोर्ट यहाँ पे कोई क्वेश्चन जो है वो उनके प्लीडर से भी पूछ सकते हैं। फिर आपको पता है कि अगर प्लीडर के पास किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता तो कोर्ट यहाँ पे उस मैटर को एडजर्न भी कर सकते हैं।
तो वो जो कोर्ट की एडजर्नमेंट की पावर है उसको भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो कोर्ट फिर यहाँ पे डेट दे देंगे जिसमें कि 7 डेज से अधिक के लिए स्थगित कर सकती है। अब इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से प्रॉपर हमने एक आंसर को फ्रेम किया है। तो आंसर को फ्रेम करने के लिए हमें आंसर के सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर दिखाकर आपको एक पर्पस है ये बताना कि एक मॉडल आंसर कैसा होता है, क्योंकि आप में से कई लोगों की ये क्वेरी होती है कि सर एक मॉडल आंसर कैसा होता है। तो जब हम एक मॉडल आंसर की बात करते हैं वो शुरू होता है किससे, वो शुरू होता है हमेशा रेलेवेंट प्रोविजन से, जिसमें कि फर्स्ट लाइन में ही आप ये बता देते हो कि मुझे इसका ऑर्डर नंबर और इसका रूल नंबर मुझे पता है, मुझे इसका सेक्शन नंबर पता है, ये आपको बताना होता है। उसके बाद आपको अगली 3 या 4 लाइंस में अगर आपको रेलेवेंट केस लॉ कोट कर सकते हैं तो आपको रेलेवेंट केस लॉ कोट करना होता है। उसके साथ साथ अगर आपको ये पता है कि ये प्रोविजन किसी अमेंडमेंट से ऐड हुआ है तो आपको वो अमेंडमेंट भी बताना होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जब आप किसी क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं तो वो कंक्लूजन हमेशा लास्ट में या एंड में दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में रूल यही होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आप लॉजिक पहले बताएंगे और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन को देंगे। मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये फर्स्ट लाइन में मत लिखो, पहले आप उसकी रीजनिंग दीजिए और रीजनिंग देने के बाद में एंड में बताइए दैट इज द रीजन व्हाई कटप्पा किल्ड बाहुबली। ठीक है, क्योंकि आपने रीजनिंग दे दी है और रीजनिंग के बाद आप कंक्लूजन दोगे। पहली लाइन में कंक्लूजन पे जंप करने की गलती जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए, राइट। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बेसिकली कोई कंक्लूजन बेस्ड नहीं है, सिर्फ प्रोविजन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो भी प्रोविजन है रिलेवेंट प्रोविजन को आप बताइए और उसके बाद में आप आंसर कर सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन ये है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और वो क्वेश्चन किसके बारे में है, इशू के बारे में है। इशू जिसको कि हम विवादक कहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है और ये पूछा गया है कि इशू कितने तरीके के होते हैं और व्हाट मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट व्हाइल फ्रेमिंग इश्यूज। अगर मैं अब इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस। पहला पूछा गया है कि इशू क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इशू क्या है। दूसरा पूछा है काइंड्स ऑफ इशू, इशू कितने तरीके के होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है व्हाट मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड, क्या क्या मटेरियल यहां पे रिक्वायर्ड है, कंसीडर करने की जरूरत है इशू फ्रेम करने के लिए व्हाइल फ्रेमिंग द इशू। तो सबसे पहले अब आपको यह भी बात समझनी होगी कि अगर एक क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसका आंसर भी हम 3 पार्ट्स में ही देंगे। अब मिस्टेक क्या करते हैं, एक ही पार्ट का आंसर करते हैं, 2 पार्ट का आंसर कर देंगे, तीसरे पार्ट का आंसर नहीं करेंगे और उसके बाद में भी एक्सपेक्ट कि हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये गलती नहीं करनी। इसके लिए आपको पूरे क्वेश्चन को फोकस के साथ पढ़ना होगा। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो मैं इसका आंसर कैसे दूंगा। सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, जो उसका पार्ट 1 है उसका आंसर पहले देना है, फिर पार्ट 2 का आंसर बाद में देना है और पार्ट 3 का आंसर सबसे एंड में देना है। लेकिन एक बात जो मैंने आपको पहले बताई है उसका हमें ख्याल रखना है क्या, कि अगर मुझे पहली लाइन में ही सेक्शन नंबर, ऑर्डर नंबर याद आ रहा है, अगर याद आ रहा है तो फर्स्ट लाइन में ही मैं उसको कोट कर दूंगा। मैं उसको इनफैक्ट शुरुआत ही उससे करूंगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आदेश 14 नियम नंबर 1। इससे आपने ये इंप्रेशन क्रिएट किया है कि जो मैंने आंसर दिया है वो मेरा आंसर पूरी तरीके से रेलेवेंट है और उसमें इररेलेवेंसी का स्कोप जो है वो आपने वहां पे खत्म कर दिया है। आप ये बोल रहे हो कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जो रेलेवेंट नहीं है। आप रेलेवेंसी दिखाने के लिए यहाँ पे आप बोल रहे हो क्योंकि आपने प्रॉपरली ऑर्डर नंबर को पहले कोट किया है। प्रावधान है कि वादक तथ्य तब उत्पन्न हो जब तथ्य या विधि के किसी भौतिक प्रस्ताव की एक पक्षकार द्वारा पुष्टि की जाती है। अब इश्यूज क्या होते हैं, बेसिकली एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर एक एलिगेशन लगाया है और दूसरी पार्टी ने उस एलिगेशन को डिनाई किया है, तभी तो विवादक या इश्यूज जो है वो अराइज होते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन से ये कह रहा है कि इससे मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी में इलीगली ट्रेसपासिंग करके उस प्रॉपर्टी में रहता है। नाउ जो सेकंड पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी के टाइटल को ही डिनाई कर रही है। तो यहां पे क्रिएट हुआ क्या, यहां पे इशू क्रिएट हुआ। और इशू फ्रेमिंग के बारे में हम कहां पढ़ते हैं, ऑर्डर नंबर 14 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होने के बाद ही जब अल्टीमेट जजमेंट जब आता है तो वो इन्हीं इश्यूज के ऊपर कोर्ट का अल्टीमेट जजमेंट जो है वो आता है। अब आपको पता है कि जजमेंट जो है वो कितने तरीके के होते हैं, काइंड्स ऑफ इशू। तो हम बात करते हैं कि वो फैक्ट के इश्यूज होते हैं और लॉ के भी इश्यूज होते हैं।
प्रिलिमिनरी इश्यूज के बारे में भी हम बात करते हैं। हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी इश्यूज कौन कौन से होते हैं, लॉ के बारे में हम बात करते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ लॉ, और उसके साथ साथ में लिखा हुआ है कि कौन कौन से कोर्ट कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करेगा। तो सबसे पहले यहां पे हमने ये बताया कि इश्यूज का मतलब क्या होता है। संहिता विधायक विवादक को परिभाषित नहीं करती है, लेकिन वाद के आगे बढ़ने से पहले आदेश 14 के तहत विवादकों को तैयार करने का प्रावधान करती है। तो ऑर्डर नंबर 14 में क्या है, ऑर्डर नंबर 14 में इसके लिए प्रोविजन है। तो सबसे पहले हम हमारे आंसर में ये बताएंगे कि इश्यूज होते क्या है, इश्यूज को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद में देखिए यहां पे हम एग्जांपल की फॉर्म में बता सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल किया है और दूसरी पार्टी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर रही है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये इश्यूज हो गए। अब अगर हम बात करें इश्यूज कितने तरह के होते हैं, तो देखिए यहां पे देख सकते हैं कौन कौन से इश्यूज होते हैं। इश्यूज आर टू काइंड, इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ लॉ। लेकिन हमने आंसर में किस बात को ध्यान रखा, हमने इस बात को ध्यान में रखा कि जो क्वेश्चन पहले पूछा है उसको हम पहले आंसर करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि इश्यूज होते क्या है। अब आपको पता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 2 में इसकी कोई डेफिनेशन तो गिवन है नहीं, सबसे पहले ऑर्डर नंबर 14 में गिवन है, तो आप ऑर्डर नंबर 14 का पहले रेफरेंस दोगे। उसके बाद में आप बताओगे इश्यूज कितने तरह के होते हैं, और उसके बाद में आप बता सकते हो कि इशू फ्रेमिंग किन किन कैसे कोड क्या करता है, इश्यूज की फ्रेमिंग करता है। तो यहाँ पे इश्यूज फ्रेमिंग कैसे होती है, तो ये आपको पता है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। उसके बाद में जब कोर्ट एग्जामिनेशन करता है उसके थ्रू, आंसर टू इंटरोगेटरीज जिसके बारे में हम ऑर्डर नंबर 11 में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ क्या आ गया, एलिगेशंस ऑन ओथ बाय द पार्टीज बाय एनी पर्सन प्रेजेंट, और साथ में क्या आ गया, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईदर पार्टी। तो ये सारे के सारे क्या आ गए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, जिन डॉक्यूमेंट्स को जिनके बेसिस पर इशू फ्रेमिंग होती है। तो अब एक क्वेश्चन में अगर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार ये बात बोलूंगा कि मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में सिर्फ गाइड कर सकता हूं, लेकिन ये स्किल आपको तभी आएगी जब आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें कौन कौन से पोर्शन को लिखना होता है और कौन सा ऐसा अननेसेसरी का पोर्शन है जिसको हमें हमारे आंसर से अवॉइड करना होता है। तो इसके लिए आप डेली अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, आप सीपीसी का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस लीजिए और उन क्वेश्चन के आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ प्री के क्वेश्चंस करने से नहीं होगा, क्योंकि आपको तो जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको मेंस भी क्लियर करना है। और मेंस क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेंस में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जजमेंट राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जजमेंट राइटिंग के लिए, या अगर आप और समझना चाहते हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें, तो आप हमारा उत्कर्ष पे जो हमारा बैच चल रहा है आरजेएस मेंस का, या फिर आप हमारे जजमेंट और ऐसे राइटिंग का जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी उत्कर्ष की आपके ऊपर ऑनगोइंग है। ये जो हमारा लाइव बैच है इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का भी अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, और इसके साथ साथ इस बैच में जो भी हमारी क्लास की पीडीएफ होती है वो भी आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। तो जजमेंट राइटिंग के बैच को ज्वाइन करने के लिए, ऐसे राइटिंग के बैच को ज्वाइन करने के लिए, या उत्कर्ष की आपके ऊपर किसी भी कोर्स को एनरोल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उत्कर्ष की आपका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप हमारी ऐप पर जाकर हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल 18 जुलाई को हमारी एक कुमार गौरव सर का बर्थडे है, और कुमार गौरव सर जो हमारे उत्कर्ष के एक फैकल्टी हैं और जो कि जीके और जीएस की एक महा रिवीजन क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये क्लास कब शुरू होगी? ये क्लास कल शुरू होगी रात को एट 8 PM, और 7 आवर्स की जो महा रिवीजन क्लास है इसमें जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स पूरा करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कल रात को 18 जुलाई को हमारा जो उत्कर्ष क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन करना है, और उसमें आप इस साल के जनवरी से लेकर जून तक के सारा जीके का जो पोर्शन है उसको आप कवर कर सकते हैं। और इस लाइव क्लास में आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं जो 9 o'clock सर रिवील करेंगे, और 1000 जो लकी स्टूडेंट्स होंगे, 1000 स्टूडेंट्स को उत्कर्ष की तरफ से ये एक फ्री बुकलेट जो है वो भी मिलेगी। तो इस सेशन को आप कल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सेशन के थ्रू मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको ये समझाने की कि आपको सीपीसी के आंसर राइटिंग में कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना है।
सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।